हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ट्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अपनी जो 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका जो वन शॉट रिवीजन है, यानी कि हम बोलें कि जो एक ही वीडियो में हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप सो आप लोग उसे देख भी चुके हैं। अब हम जब क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने आपका जो कंसेप्ट, आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लिया है, उसे अच्छे से समझ लिया है। ये कंपलसरी क्यों हो जाता है? वो इसके लिए है क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि हमें एक एक चीज़ पता होना चाहिए, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपकी संदीप गर्ग में गिवन है। इनमें सिर्फ क्वेश्चंस गिवन है, आंसर्स गिवन नहीं है। ओके, जब आप बुक देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि आंसर्स गिवन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देखने वाले हैं कि हमें क्या, किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, ठीक है? कैसे एक आंसर को फ्रेम करना है वो हम लोग समझेंगे। ओके, नाउ एक जो छोटी सी चीज़ हमेशा ध्यान रखना वो ये है स्टूडेंट्स कि जो ये रेफरेंस बुक्स होती है ना, इनमें डिफरेंट एडिशंस आते हैं, ठीक है? हर ईयर कोई नेक्स्ट एडिशन आता है। तो ये जो नेक्स्ट एडिशन बनता है उसमें क्या पुरानी वाली एडिशन से कोई चेंजेस होते हैं? अगर मैं बोलूँ कि अगर हम ओवरऑल देखें तो चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है? जो आपकी प्रीवियस वाले एडिशन में होता है वही आपके न्यू एडिशन में भी होता है। डिफरेंस इतना हो जाता है कि अगर कुछ चीज़ें अपडेट हुई है तो वो उधर आपकी जो एकदम लेटेस्ट होगी रेफरेंस बुक उसमें अपडेटेड रहेगा। जो आपका कवर पेज है वो अलग रहेगा। कुछ जो है आपकी प्रेजेंटेशन में डिफरेंस रहेगा। इतने ही चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बुक ही बदल जाए, ठीक है? ये चीज़ नहीं होगी। इवन आप लोगों ने संदीप गर्ग में तो देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि पार बूस्टर में दिए होते हैं। पार बूस्टर में क्यों दिए होते हैं वो? बिकॉज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में से वो चीज़ें कट कर दी होती है, लेकिन जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें वो पार बूस्टर में दे देते हैं कि इन केस अगर आपको पढ़ना हो तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। मतलब कि अगर कोई जो टॉपिक है वो अगर सीबीएसई कट भी कर रही है अपनी एनसीईआरटी बुक्स से, तो वो जो है अपनी रेफरेंस बुक जो है संदीप गर्ग, उसमें क्या करते हैं, उसको बस पीछे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि अच्छा पार बूस्टर वाली चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और जो आपका पूरा एनसीईआरटी वाला सिलेबस है वो पहले आ जाता है, ठीक है? तो मतलब कि इसमें भी हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि आपकी जो बुक है उसका जो अंदर का मटेरियल है वो चेंज नहीं होता है। देन कम्स टू क्वेश्चन आंसर। तो वैसे तो ये जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो एग्जैक्टली सेम होंगे हर एक एडिशन में, बस कुछ डिफरेंस ये हो सकता है कि कहीं कहीं पर जो है सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है? जैसे कि जो मैं 1 बोल रही हूँ हो सकता है वो आपके पास में क्वेश्चन 2 हो, पॉसिबिलिटीज है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है? तो अब इसमें जो मुद्दे वाली बात हम बोले तो वो ये है कि आप लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है, या ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करनी चाहिए कि आपके पास में कौन सा एडिशन है, मेरे पास में कौन सा एडिशन है। हमारे पास में कोई सा भी एडिशन ऑफ बुक हो, जो उसके अंदर का मटेरियल है वो दोनों में ही सेम है, जो हमारे कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो आप लोगों को उस चीज़ से बिल्कुल भी जो है वो एक बैरियर नहीं बनना चाहिए आपकी स्टडी में, ठीक है? अगर यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो अगर हमारी सीक्वेंसिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे भी है तो वो भी बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। इतना तो आप लोग देख ही सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में। एंड अगर आपको आपकी बुक में वो क्वेश्चन ना भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दे रही हूँ, मैं आप लोगों को आंसर भी दे रही हूँ। तो मतलब कि आपके तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए ना, आप लोगों को ये चीज़ देखनी है, ठीक है? तो आई थिंक कि ये पूरा जो ओवरऑल चीज़ें हैं यह आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है? अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 3 मार्क ऑफ क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है? तो 3 मार्क के हिसाब से आपको क्वेश्चन कितना बड़ा लिखना है, मतलब आंसर कितना बड़ा लिखना है, तो वो होना चाहिए कुछ आपका 40 से 60 वर्ड्स के बिटवीन में, ठीक है? 40 से कम भी मत करो, 60 से ज़्यादा भी मत करो, इसके बीच में आप कहीं पर भी लाइक कर सकते हो। तो इतना बड़ा आंसर आपको लिखना होगा, तब जाकर आपको क्या मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर्स देखेंगे और इससे आप लोगों को क्लैरिटी भी हो जाएगी कि आपको कितने कितने बड़े आंसर्स लिखने हैं
दूसरी चीज़ कि आप लोगों का जो पूरा हम लोगों का जो चैप्टर है ना वो एक और बार रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं यूजुअली, जो आपकी इस बुक में गिवन है वो ऐसे ही है कि वो आपका पूरा चैप्टर एक और बार क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल रिविजन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रिविजन हम लोगों ने जब फुल चैप्टर रिविजन देखा था तब हो गया था, और अब ये हो जाएगा आपका सेकेंड टाइम रिविजन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आपका, Can an economy be in equilibrium when there is unemployment in an economy? Explain। ठीक है, क्या जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर हो सकती है क्या, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी में। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है तीन सिचुएशंस, कौन कौन सी तीन सिचुएशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब कि वो लेवल जब कोई भी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे.एम. कीन्स, ठीक है, प्रोफेसर जे.एम. कीन्स के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर हो सकती है अंडर थ्री सिचुएशंस। वो तीन सिचुएशंस कौन सी है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया कि जो इकोनॉमी है उसमें हर एक पर्सन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट्स दी वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। ठीक है, बिना किसी डिफिकल्टी के एक जो जितने भी पर्सन है, जितने भी लोग हैं जिन्हें की काम चाहिए, उन सभी को काम मिल जाता है। ठीक है, ये होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है कि जो आपके ये सारे रिसोर्सेज है ये ओवर यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, उनके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये जो आपके रिसोर्सेज है, हम बोले जो जितने लोग हैं वो सभी एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट में सब लोग प्रॉपरली सभी लोग एम्प्लॉयड थे, तो सिंपल सी चीज है कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में सभी लोग फुली एम्प्लॉयड नहीं है। मतलब कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं हमें क्या शो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रही है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हम लोग जो है इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन सीखे हैं, राइट, कि हमें कैसे इक्विलिब्रियम डिराइव करना है। तो एकदम सिंपल सी और बेसिक सी चीज है जो कि आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गई है कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट पर जब इक्विलिब्रियम मिल सकता है, मतलब कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, yes, economy can be on equilibrium when there is unemployment in an economy. According to Keynesian's theory, an economy can be on equilibrium under three situations: full employment, under full employment and over full employment level. ठीक है, under full employment level indicates that economy is having some kind of unemployment. Therefore, we can say that economy can achieve या can determine equilibrium इन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक है, एकदम सिंपल सा आंसर था। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब हमें क्या एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली जो सिचुएशन है वो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, मतलब कि आपको ग्राफ भी बनाना है, एक डेफिनेशन लिखना है और उसके साथ में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है और कौन से पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है। ठीक है, सो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन है स्टूडेंट्स, ये वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। ठीक है,
बस जो हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमने वो लिख दी, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लिख दिया है, और ये बता दिया है कि मतलब कि आगे हमने क्या लिख दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या समझ में आ जाता है कि अच्छा ये होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो आपकी डेफिनेशन है वो एकदम क्या है, इजी है। उसी के साथ में अगर हम देखें स्टूडेंट्स इसका डायग्राम, तो ये कुछ हमारा डायग्राम होने वाला है। हमने अपने एक्स एक्सिस पर लिया है इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पर लिया है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहां से सबसे पहले तो आप क्या बना दोगे, आपका एएस कर्व बना दोगे, बिकॉज हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चाहिए। तो एग्रीगेट सप्लाई तो हमें पता है क्या बनेगा, 45 डिग्री का यहाँ पर कर्व बनता है, तो ये आपकी एएस कर्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं एग्रीगेट डिमांड पर। तो एग्रीगेट डिमांड बनाना है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हमने अपना जो एडी कर्व है वो ड्रॉ कर दिया। आपका जो एडी कर्व है स्टूडेंट्स वो यहाँ से जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, वो समवेयर जीरो के ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, बिकॉज देयर इज सम कंजम्पशन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, है ना। तो ये क्या है, ये है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ये जो एरिया है ये हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन बता रहा है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो इकोनॉमी है उसमें इतना कंजम्पशन किया जा रहा है। तो हमारा जो एडी कर्व है वो स्टार्ट हुआ एम पॉइंट से, और हमने जो है एडी का कर्व बनाया। अब एएस और एडी जहां पर मीट किए उस पॉइंट को हमने क्या लिखा, ये है हमारा पॉइंट ई, और इसे हम बोलेंगे एडी इज इक्वल्स टू एएस वाली सिचुएशन। ठीक है, कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिला है, एडी इज इक्वल्स टू एएस। अब ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये हुआ आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल वाला डायग्राम। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास में ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम फिर अपनी डॉटेड लाइंस यूज करते। इफ आई एम टेलिंग कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो मैं एक और यहाँ पर एडी कर्व बनाती, ये होता मेरा AD1, या मैं बोलूँ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, अंडर वाला जो है वो यहाँ पर इसके नीचे बनता। ठीक है, तो इस वे में जो है फिर हमारे दूसरे कर्व्स बनते। बट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में जो आपका एडी और एएस का इक्विलिब्रियम हम लोगों ने सीखा है वही एग्जैक्टली सेम कर्व बनता है। ओके, तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यूज डायग्राम। क्या डिस्कस करना है, कंसेप्ट ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, सेम वे में हम क्या देख लें, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट देख लें, और इसे भी हमें डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन करना है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जब ये कंसेप्ट पढ़ाए थे तब भी बताया था, समझाए थे तब बताया था कि अगर एक भी डेफिनेशन आपको याद है तो दूसरी तीसरी आप अपने मन से भी लिख सकते हो। बस चेंज क्या होगा, जहां पे हमने फुल एम्प्लॉयमेंट यूज किया था वहां पर अब हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट यूज कर देंगे। बाकी की आपकी जो पूरी डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली सेम ही रहने वाली है। ठीक है, सो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, बियॉन्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद में। ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई कि एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इट ऑकर्स आफ्टर दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये कब ऑकर होती है, ये ऑकर होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद में। ओके, अगर इसका ये डायग्राम हम देखें तो इसमें हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। या आपने आपका एएस कर्व बनाया, ये एडी कर्व बनाया जो आपको एकदम स्ट्रेट लाइंस दिख रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बोल रहे हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हमें पता है ये कब अकर होगा, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये हमें दे रही है AD1, दैट इज एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में इतना जो है वो आपका AD1 है, दैट इज ये आपका क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ये जो G पॉइंट है वो क्या आ गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद में अटेन किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज भी क्लियर होगी, ये क्वेश्चन भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What happens when the level of national income, what happens to the level of national income when aggregate demand falls short of aggregate supply? ठीक है, अब हमारे पास में सिचुएशन है स्टूडेंट्स की AD is less than AS। ठीक है, तो अगर AD जो है वो AS से कम है तो फिर क्या होगा। ठीक है,
क्या चेंजेस आएंगे आपकी जो नेशनल इनकम है इन सब में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आपके पास में सिचुएशन है। देखो अगर इक्विलिब्रियम हमें चाहिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए। अब AD इज लेस देन AS है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो सारे कंज्यूमर्स हैं या जो सारे सेक्टर्स हैं वो सभी लोग मिलकर जो डिमांड करना चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो जितने प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहे हैं उससे कम है, ठीक है। मतलब कि यहां पर हम सीधा सीधा ये बोल दें कि जो सप्लाई है वो हो रही है ज्यादा। ओके, मान लो डिमांड हो रही है 50 यूनिट्स की एंड सप्लाई कितने की हो रही है स्टूडेंट, सप्लाई हो रही है 100 यूनिट्स की, ठीक है। तो अब इससे हमें समझ में आया है कि अच्छा सिर्फ 50 यूनिट्स हैं जो कि डिमांड किए जा रहे हैं, लेकिन 100 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है। तो अब क्या किया जाएगा, अब ऐसे में ये जो सप्लाई है इसे रोक दिया जाएगा। अब देखो सप्लाई रोकने के लिए क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, इस सप्लाई को रोकने के लिए प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा हमें, राइट, तभी जाकर ये 100 यूनिट्स पहले सेल होंगे। ओके, अगर मैं प्रोडक्शन करती रहूं तो मेरे पास में जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास में स्टॉक रखा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वो जो है वो क्लियर आउट भी नहीं हो पाएगा, मतलब टाइम लगेगा उसको क्लियर आउट होने में। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन रोक दूं, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन रोक दिया 50 यूनिट्स तो यहाँ पर सेल हो गए, अभी भी 50 यूनिट्स मेरे पास में स्टॉक में रखे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बस ये लोग जो है इन्होंने डिमांड कर लिया, अब आगे डिमांड नहीं होगी, बस उतनी स्पीड से नहीं हो रही थी जितने से सप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर मेरा स्टॉक क्या होता जाएगा, खाली करते जाएंगे हम लोग। तो सप्लाई जो है उसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन रोका जाएगा। अब प्रोडक्शन को रोकने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन को रोकने के लिए अब जो है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन करना नहीं है तो लोगों को क्या करेंगे, लोगों को बोलेंगे बाय बाय, अब हमारे पास में आपके लिए काम नहीं है ना। जब काम होगा तब आपको बुला लिया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, आउटपुट लेवल उसकी वजह से कम करना ही है हमें। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें करके जो आउटपुट कम होगा, ठीक है, आउटपुट कम होते होते वापस ये वाली सिचुएशन आ जाएगी जिसमें AD किसके इक्वल हो जाता है, वापस AS के इक्वल हो जाता है। ओके, और बस ये सिचुएशन आ गई हमारी AD इज इक्वल्स टू AS। तो हम लोगों का जो इक्विलिब्रियम है वो हम लोगों ने अटेन कर लिया है। तो अब जो है हम फर्दर और चेंजेस नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में और क्या हमें लिखना है। एक बार जो है इसको हम लोग देख लें कि हम कैसे लिखने वाले हैं। ओके, so when aggregate demand falls short of aggregate supply, national income become more than consumption expenditure, ठीक है। क्या हो रहा है, जो नेशनल इनकम है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गई। देखो सिंपल सी चीज है ना स्टूडेंट्स, AD इज इक्वल्स टू AS हम बोल रहे हैं। AS हमें पता है क्या होता है, AS हमारी नेशनल इनकम के बराबर होता है, राइट। तो AS को मैं Y भी लिख सकती हूँ और ये AD कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, राइट। टोटल डिमांड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये आता है, तो ये जो है ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गई है इनकम, ठीक है। इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर सेव्स मोर देन इनकरिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा सेव कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इनकर करने से ज्यादा जो है वो सेव करने पर बिलीव कर रहे हैं। इसके आगे पूरा क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यहां पर प्रॉपर लिखना, एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, प्रोड्यूसर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट द इन्वेंटरी फॉल्स and it comes back to a level when AD is equals to AS, ठीक है। इसके रिजल्ट से क्या हो गया, इन्वेंटरी जो है वो फॉल हो जाएगी, ठीक है। अब जब इन्वेंटरी फॉल होगी तो मतलब कि अल्टीमेटली एग्रीगेट सप्लाई भी फॉल होती जाएगी और फिर से सिचुएशन क्या आ जाएगी कि AD इज इक्वल्स टू AS बन गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज होने वाली है जब AD जो है वो AS से ज्यादा रहेगा उस टाइम पर, ठीक। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। इतना तो लिखना है लेकिन उसके आगे इतना और लिखना है आपको, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कस द चेंजेस दैट विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और
डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट दैट मे टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन एक्स एंड सेविंग आर लेस देन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपके पास में क्या गिवन है स्टूडेंट्स की हमें ये अज्यूम करना है कि जो सेविंग है वो किससे कम है, इन्वेस्टमेंट से कम है। ओके, एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन अब हमें दिया गया है कि अगर मान लो कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से कम है तो फिर क्या एडजस्टमेंट आपको करने हैं ताकि वापस हम लोग इस सिचुएशन पर पहुंच पाए। अब देखो सिंपल सी चीज है, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सेविंग कम है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो कंज्यूमर है वो सेव कम कर रहे हैं और कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सेविंग के कम होने का मतलब क्या समझ में आया कि जो कंजम्पशन है वो कैसा है, कंजम्पशन है ज्यादा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई, किससे ज्यादा है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो ज्यादा है। जब हम बोल रहे हैं कि सेविंग कम है तो मतलब कि हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। राइट, जब सेविंग लेस है तो इट मीन्स कि हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, इट मीन्स कि हम लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, बट उतनी सप्लाई का नहीं है। तो अब जब डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, देखो अब डिमांड ज्यादा है, डिमांड है 100 यूनिट्स की लेकिन सप्लाई कितने यूनिट्स किए जा रहे हैं, 50 यूनिट्स किए जा रहे हैं। तो अब क्या किया जाएगा, अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो अल्टीमेटली ये जो 50 यूनिट्स है ये बढ़कर वापस 100 पर पहुंच जाएगा और फिर से कौन सी सिचुएशन आ जाएगी कि सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिकॉज अभी सप्लाई कम है इसलिए जो है हमारा एडी ज्यादा आ रहा है, मतलब कि ये जो सेविंग कम है हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं तो जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, उसमें हमें थोड़ी कमी दिख रही है। ठीक है, तो बस उस सप्लाई को बढ़ा दो तो आपकी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम लेवल है वो वापस अटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, अब इसे हम बस लिखें कैसे वो देख लें। तो इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इट मीन्स दैट households are consuming more and saving less than what the firms expected them to। ठीक है, जो आपकी अगर प्लान्ड सेविंग है वो अगर कम है किससे, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म्स ने जितना एक्सपेक्ट किया था कि इतना जो है हाउस होल्ड सेव करेंगे उतना सेव नहीं किया जा रहा है। इट मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं एंड जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंज्यूमर्स इतना कंजम्पशन करेंगे। तो अब जब ये चीज हुई है तो सीधा सीधा ये हुआ है कि प्रोड्यूसर्स को अपनी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी पड़ेगी। As a result, planned inventory would fall below the desired level। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो planned inventory है वो desired level से नीचे आ जाएगी। ठीक, to bring the inventory back to the desired level, firms would plan to increase the production till saving and investment become equal to each other। अब इस जो इन्वेंटरी है इसको पूरा जो है वापस डिजायर्ड लेवल तक लाने के लिए फर्म्स अब क्या प्लान करेगी, फर्म्स प्लान करेगी कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करे। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी उस पॉइंट तक जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आ जाए। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि अगर सेविंग जो है वो लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब क्या है। देखो ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की। अगर सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट है तो उसका क्या मतलब हो गया, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो उसका क्या मतलब हो गया। देखो सिंपल सी चीज है, इतना समझो कि सेविंग लेस है तो सेविंग लेस है तो मतलब कि क्या ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है। राइट, इन्वेस्टमेंट हमारा एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट होता है ना, तो एग्रीगेट डिमांड आप ये समझ लो कि ये क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, कंज्यूम ज्यादा किया जा रहा है और उतना सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो जब एडी इज मोर देन एएस होता है तो क्या पर्टिकुलर एडजस्टमेंट हम करते हैं वही एडजस्टमेंट हम इसमें यूज कर देंगे, तो आपकी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो वापस एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी।
ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट कैन बी इट्स मिनिमम वैल्यू एंड व्हाई। ठीक है, अब हमें जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करना है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और क्यों होगी वो हमें बताना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसने दिया था ये पर्टिकुलर कंसेप्ट? दिस वॉज गिवन बाय प्रोफेसर J.M. कीन्स। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो आप इनिशियल इंक्रीमेंट करते हो किसमें, इन्वेस्टमेंट में, उसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो काफी टाइम्स इंक्रीज हो सकती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये हमें यही बताता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने टाइम्स जो है किसी भी कितने टाइम्स जो है आपकी इनकम को बढ़ा रहा है। ओके, ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब। सो मल्टीप्लायर इसे हम डिनोट करते हैं विथ K इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंक्रीज इन व्हाट, नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही है ये बताता है हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I। ठीक है, फिर आगे देखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो अब देखो मल्टीप्लायर का एक और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। मतलब कि इसमें हमें इतना पता है कि जो मल्टीप्लायर है और जो MPC है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मोर दी MPC मोर वुड बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड लेसर दी MPC लेसर वुड बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, तो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC होता है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है मल्टीप्लायर की। देखो आपका जो MPC है हमें पता है कि MPC और K की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब मान लो कि आपका जो MPC है उसकी हम सबसे स्मॉल वैल्यू ले लें। MPC जो है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है। MPC की मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम होती है 1, राइट। इतनी चीजें तो क्लियर है। अब मान लो कि MPC क्या है, MPC है 0। अगर MPC उसके मिनिमम पर है तो ऑब्वियस ही चीज है कि मल्टीप्लायर भी उसके मिनिमम पर होगा, बिकॉज मल्टीप्लायर और MPC जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना। तो MPC को हम क्या ले लें, 0 ले लेते हैं। तो फिर आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, दैट वुड बी 1। ठीक है, तो आपकी जो K है दैट इज जो मल्टीप्लायर है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई है 1। ओके, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए MPC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसे भी हम 1 ले लेंगे। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 दैट इज 0, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 यहाँ पर जो है इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, और कैसे फाइंड आउट किया है ये भी क्लियर हो गया होगा। So the minimum value of multiplier is 1 when the value of MPC is 0. MPC is equal to 0 indicates that the economy decides to save the whole of its additional income and nothing is spent as consumption expenditure. ठीक है, जो MPC is equal to 0 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इकोनॉमी है वो डिसाइड कर रही है कि वो सारा ही जो इनकम है वो आपकी सेव कर ली जाए। ठीक है, और कुछ भी जो है कुछ भी स्पेंड ना किया जाए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। जब कुछ भी कंज्यूम नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेटली इनकम में भी एडिशन नहीं होगा। अगर हम सेव करके रखेंगे तो उससे जो है आपकी इनकम में एडिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, सो देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो जब 0 के बराबर हो गया है तो फिर उसके बाद में और कोई भी फर्दर इंक्रीज नहीं होगा इनकम में। ठीक है, तो आई थिंक कि जो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो अभी अभी मैंने आपको मल्टीप्लायर का मतलब बताया, बस वही चीज यहाँ पर भी है, वही सेम हमें जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब बताना है और कैसे वो रिलेटेड है MPC के साथ में। तो ये तो एकदम सिंपली हमें पता है कि MPC के साथ में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। ये जो आपका K है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है MPC के।
ओके, इफ एमपीसी ज्यादा होगा तो के भी ज्यादा होगा, इफ एमपीसी कम होगा तो के भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका मतलब हम बता देंगे, और साथ ही साथ में उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से क्या रिलेशन है वो भी हम बता देंगे। ये सबसे पहले हम जो है मल्टीप्लायर बता दें। के इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। ओके, अब इसका रिलेशनशिप विद एमपीसी, सो मल्टीप्लायर इन एमपीसी, there exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier. Okay, कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है MPC और मल्टीप्लायर की वैल्यू में। हायर द MPC मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइज वर्सा, जितना ज्यादा हाई MPC होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की एंड वाइज वर्सा होगा। ठीक है, अगर MPC की वैल्यू कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम ही होगी। सो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC जो है ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम मल्टीप्लायर और MPC की वैल्यू को देखते हैं तब। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई कि मल्टीप्लायर और MPC के बीच का क्या रिलेशनशिप है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। देखो फिर से हमें वही बताना है, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट ही बताना है, बस अब यहाँ पर डिफरेंस ये हुआ है कि डायग्राम के साथ में बताना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपके सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूंगी, हम जो है एक बार रीड कर लेंगे इसके आंसर को, इसका डायग्राम जरूर देख लेंगे बिकॉज डायग्राम एक अलग हो गया है कि अभी तक हम लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं आया था। ठीक है, तो पहले तो जो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है वो कुछ ये हो गया कि मल्टीप्लायर क्या है, this is the ratio of increase in national income due to increase in investment, that is K equal to change in Y divided by change in I। ओके, इतनी चीज क्लियर है हमें। नाउ स्टूडेंट्स ये जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि किसने दिया या क्या मतलब होता है क्या नहीं होता। आपको सिंपली जो है एक मतलब बताना है और अपना जो आंसर है वो कंप्लीट करना है। फिर आता है इसका डायग्राम। ओके, अब इसके डायग्राम में देखो हम लोगों ने क्या बनाया है, एक तो ये हमारी एएस वाला कर्व हुआ वो, ठीक है, एक एडी जो हमारी प्रीवियस एडी है सी प्लस आई, और एक और हमने बनाया है बिकॉज हमें चेंज इन आई की जरूरत होती है, राइट, ये चेंज इन आई की जरूरत है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर एक और जो है अपना क्या बनाते हैं, एक और जो अपनी एडी की कर्व है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आएगा सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। ओके, नाउ जो हमारे दो इक्विलिब्रियम लेवल है वो अगर हम देखें, या दो इक्विलिब्रियम हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो रहे हैं ना, एडी और एएस जो है वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने लाइन बनाई तो ये आया हमारा y, दिस इज आर इनिशियल इनकम, और ये हमारी इंक्रीज वाली इनकम आ गई y1। ठीक है, तो मतलब कि y1 माइनस y हमें क्या मिलेगा, चेंज इन y मिलेगा। और यहाँ इधर अगर हम देखें तो ये जो AD1 और ADA है, ओके, इसका जो डिफरेंस है ये हमें मिलेगा चेंज इन I। ठीक, तो अब वो चेंज इन आई और इस चेंज इन वाई का जब हम इस वे में डिवीजन करते हैं तो हमें मिलता है क्या, तो हमें मिलता है अपना जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये आपका जो चेंज इन आई है ये आपको कैसे मिलेगा, देखो यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन इधर बनानी है और एक स्ट्रेट लाइन इधर बनानी है, ये जो डिफरेंस होगा ये होगा आपका चेंज इन आई वाला डिफरेंस। ठीक है, तो इस वे में जो है आपको चेंज इन आई और चेंज इन वाई मिलने वाला है, और इस वे में आपका जो ये मल्टीप्लायर है आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑल्सो। ओके, तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ये डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा। देखो डायग्राम में आपको बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं है, जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम पढ़ा है वही बनाना है, बस इसमें हमें चेंज इन आई और चेंज इन वाई चाहिए, इसलिए हम एक और जो हमारा एडी कर्व है वो बनाएंगे। ठीक है, ताकि इसमें हमें जो चेंज है वो मिल सके। ओके, तो आई थिंक ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बतानी है अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, और इसके लिए जो है हमें डायग्राम बनाना है विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, मतलब कि हमें हमें हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए डायग्राम भी बनाना है। एकदम सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने 2 अप्रोचेस हमारे पढ़े ही है, एडीएस अप्रोच एंड एसएनआई अप्रोच। ठीक है, तो अब जो है हमें एसएनआई अप्रोच की जो डेफिनेशन है वो बतानी है और उसके साथ में उसका डायग्राम बना देना है। तो एसएनआई अप्रोच दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का? इसके अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाते हैं इकोनॉमी में, तो हम बोलेंगे हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर ऑपरेट कर रही है। ओके, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहां से डिराइव हुआ है? बिकॉज वी नो कि एट इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल्स टू एएस होता है। ठीक है, एडी क्या है स्टूडेंट्स? एडी है आपका सी प्लस आई, एएस क्या है? एएस होता है आपका सी प्लस एस, राइट, बिकॉज वाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, तो उस हिसाब से एएस भी क्या है? सी प्लस एस। तो ये सी और सी कैंसिल हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि आई इज इक्वल्स टू एस वाली जो सिचुएशन है वो भी सही है अकॉर्डिंग टू आर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पर जो है एस और आई इक्वल होते हैं। Okay, so according to this approach, the equilibrium level of income is determined at a level when planned saving is equal to planned investment. ठीक है, जो आपका equilibrium level है वो कैसे अटेन किया जाता है, या according to this approach जो SNI approach है उसमें हमारा जो equilibrium level है वो हमें कैसे मिलता है? तो वो तब डिटरमाइन किया जाता है जब planned saving किसके इक्वल हो जाए? planned investment के इक्वल हो जाए। ओके, तो मतलब कि एस और आई जब इक्वल होगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो किस पर होगी? इक्विलिब्रियम पर होगी। इसका डायग्राम देखें तो देखो ये डायग्राम हमने बनाया है, ये वाला जो कर्व है आपका ये है आपका इन्वेस्टमेंट कर्व, आपका सेविंग कर्व नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है। उसका रीजन बिकॉज देयर इज सम टाइप ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और वो जो कंजम्पशन किया जाता है वो किस चीज को लीड करता है? डिस सेविंग को। तो ये डिस सेविंग जो है उसके वजह से जो आपका सेविंग कर्व है वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव एक्सिस से जाता हुआ नेगेटिव एक्सिस को क्रॉस करते हुए पॉजिटिव एक्सिस में मीट होता है। ठीक है, तो अब जहां पर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए? इस वाले पॉइंट पर। तो ये जो है आपका ई पॉइंट, ये है आपकी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन, दैट इज एस इक्वल टू आई बना है ये। ओके, और यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है इस पर हमारा क्या आया है? इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, और इस वाई एक्सिस पर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिए हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये जो अप्रोच है, ये जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, ये अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन हाउ द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज अटेन्ड इन द इकोनॉमी इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और describe the adjustment that may take place in an economy when ex ante aggregate demand is greater than ex ante aggregate supply। देखो अब सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टर्म आया है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता क्या है? इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है वो पर्टिकुलर डिमांड जब आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो? एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो वो होती है क्या? वो होती है इफेक्टिव डिमांड वाली सिचुएशन। मतलब कि इफेक्टिव डिमांड अगर टर्म आया है तो इसका मतलब ये समझो कि वो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन की कुछ बात की जा रही है। अब अगर जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इफेक्टिव डिमांड कैसे अटेन की जाएगी? अगर एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई के, दैट इज एडी इज मोर देन एज वाली सिचुएशन अगर हो तो फिर हम वापस इफेक्टिव डिमांड पर कैसे पहुंचेंगे? या फिर जो एक और क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट दैट मे टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, वही चीज बस एक दूसरे टर्म्स में लिखी गई है। तो अब अगर एडी एएस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और उतना सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, जो फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने सप्लाई को बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा तब आउटपुट बढ़ जाएगा।
ओके तो इस केस में क्या होगा, फर्म्स जो है वो अपने सप्लाई को बढ़ाएंगे, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और वो उस लेवल तक बढ़ाएंगे जब तक वो डिमांड के इक्वल ना हो जाए और फिर से हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर ऑपरेट करना ना शुरू कर दे। ओके तो आई थिंक कि क्लियर हो गया कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या किया जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा ताकि वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाए। ओके मतलब कि जो फर्म्स हैं दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर। ठीक है तो अब इसे आप लोग प्रॉपरली लिखने कैसे वाले हो, व्हेन AD इज मोर देन AS वाली सिचुएशन है, व्हेन प्लान्ड सेविंग दैट इज AD इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट, देन C+I कर्व लाइज अबव द 45 डिग्री लाइन। ठीक है जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो C+I कर्व है वो 45 डिग्री लाइन के अबव जो है मिलेगा। ठीक है या आपका कर्व बनाते हो, ये होती है आपकी AS का कर्व दैट इज 45 डिग्री वाली लाइन होती है और ये होता है आपका AD। ओके तो अब जब हम बात कर रहे हैं AD इज मोर देन AS वाला तो ये वाली सिचुएशन होती है। ठीक है यहाँ पर आप देखोगे ये जो कर्व है ऊपर वाला ये है आपका AD कर्व, ये आपके AS कर्व से ऊपर है। ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा, आप देख ही सकते हो धीरे धीरे जो एग्रीगेट सप्लाई वो इंक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होते जाएगी और वो वापस किसके इक्वल बनेगी, यहाँ पर आकर AD के इक्वल बन जाएगी। ठीक है So it means that consumers and firms together would be buying more goods than firms are willing to produce। ठीक है जितना firms willing है प्रोड्यूस करने के लिए उससे ज्यादा जो है गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं या कंज्यूम को उतने ज्यादा गुड्स कंज्यूम करने की विलिंगनेस रखी जा रही है। एज अ रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंटरी वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो प्लान्ड इन्वेंटरी है वो डिजायर्ड लेवल के बिलो हो गई है। ठीक है तो फिर अब ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसे केस में ये होगा कि दी प्लान्ड इन्वेंट्री वुड हैव टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है इसे इंक्रीज करो और इसे इंक्रीज करो टिल दी पॉइंट जब तक ये AD के इक्वल ना हो जाए। ओके तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एज अ रिजल्ट या फिर फॉर दिस दी एग्रीगेट सप्लाई वुड बी इंक्रीज्ड टिल दी लेवल इट बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर आपको वो लिखना होगा। ओके तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर AD इज मोर देन AS है तो फिर क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे इकोनॉमी में। ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यूजिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एक्सप्लेन हाउ is the equilibrium level of national income determined, also explain what will happen if the equilibrium condition is not fulfilled। अब देखो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो तो अभी इसके एक दो क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने जो है सॉल्व किया था कि अगर जो आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो ठीक है कि जो आपका SNI अप्रोच होता है स्टूडेंट्स उसमें हम लोग अपनी जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोगों ने बताया था विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पर भी हमें जो है वही सेम चीज करनी है, हमें जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को यूज करके ये एक्सप्लेन करना है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन की जाएगी। ठीक है और साथ ही साथ में हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि क्या होगा अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल ना हुई तो। ओके तो ये चीज भी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होगा। तो ये सबसे पहले हमने अपना जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो बता दिया, मैं सिंपली से रीड कर देती हूँ बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ये जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कब अटेन किया जाता है, कब डिटरमाइन होगा, जब प्लान्ड सेविंग जो है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो तब। ठीक है नाउ व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, अब दो सिचुएशन हो सकती है ना कि या तो सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट है या फिर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। यही हमें बोला गया है कि हमें ये भी बताना है कि अगर क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे अगर ये इक्वल नहीं है तो व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट सो द इन्वेंटरी राइजेस अबव द डिजायर्ड लेवल, फर्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट मतलब कि अब लोग जो है वो सेव ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सप्लाई है वो बढ़ गई और डिमांड हो गई है कम, तो जो फर्म्स हैं वो अपना जो प्रोडक्शन है वो रोक देंगे
रहेंगी उस पॉइंट तक जब तक कंजम्पशन जो है दैट मींस जो एडी है वो वापस इक्वल किसके ना हो जाए, एएस के। ओके, तो जब सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट वाली बात आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंटरी जो है वो डिजायर्ड लेवल से ऊपर राइज हो जाएगी, ठीक है, वो डिजायर्ड लेवल से ज्यादा रहेगी। तो ऐसे में जो फर्म्स हैं वो अपना प्रोडक्शन क्या करेंगे, रोक देंगे जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आ जाए तब तक। और जब सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लोग सेव कम कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कंजम्पशन ज्यादा है दैट मींस एडी ज्यादा है एएस से, तो क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो है जो सप्लाई है वो बढ़ा दी जाएगी ताकि वो वापस किसके इक्वल हो जाए, एडी के इक्वल आ जाए, ठीक है। सो द प्लान्ड इन्वेंटरी वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, firms would plan to increase the production till saving and investment become equal to each other, ठीक है। तो जो planned inventory है वो क्या हो गई है, वो desired level के नीचे चली गई है, that means AS हो गया है कम। तो अब जो है firms plan करेंगे कि वो production बढ़ाएं जब तक saving और investment दोनों एक दूसरे के equal ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो ये दोनों जो एडजस्टमेंट्स हैं, आई थिंक कि ये एडजस्टमेंट्स भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In an economy, planned spending is greater than planned output. Explain all changes that will take place in the economy. क्या हो गया, planned spending. Spending मतलब कि क्या है स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग इतने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, ठीक है। इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, सप्लाई होता है, ठीक है। तो एडी इज मोर देन एएस है, तो क्या चेंजेस जो हैं वो हमारी इकोनॉमी में आने वाले हैं जिसकी वजह से वापस हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे। और एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। या फिर ये बताओ कि जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो अगर एग्रीगेट सप्लाई से लेस देन है तो फिर क्या क्या आपके जो है क्या करोगे आप, क्या क्या चेंजेस आने वाले, मतलब कि दोनों ही अपोजिट चीजें पूछी गई है। फर्स्ट वाले में बोला गया है कि जो स्पेंडिंग है वो ग्रेटर है आउटपुट से, और सेकंड वाले में बोला गया है कि एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो दोनों ही अपोजिट चीजें हैं, कुछ भी एक को आंसर करना है। और लिखा है तो हमें एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना होगा, ठीक है। तो हमने लिया है व्हेन एडी इज लेस देन एएस वाली सिचुएशन, ठीक है, कि एडी क्या है, एडी है लेस देन एएस। जो और वाला था वो मैं बता रही हूँ बिकॉज मोर देन वाला तो हम लोग इसके पहले पढ़ ही चुके हैं, तो अब जो लेस देन वाला है वो पढ़ लें। तो देखो अब क्या होगा, एडी इज लेस देन एएस अगर हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम सब मिलकर डिमांड कम कर रहे हैं और सप्लाई ज्यादा हो गई है। तो एज अ रिजल्ट क्या किया जाएगा, इस एएस को कम कर दिया जाएगा, राइट, सप्लाई को रोक दिया जाएगा। कैसे रोका जाएगा, प्रोडक्शन रोक के। प्रोडक्शन रोका है तो अब अल्टीमेटली वो जो स्टॉक है पहले वो क्लियर किया जाएगा। तो प्रोडक्शन कम करने से जो ये है वापस आपके एडी के बराबर आ जाएगा, आपकी जो इकोनॉमी का एएस रहेगा वो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, मतलब कि जो फर्म्स हैं वो अब कम प्रोड्यूस करने लगेंगी, ठीक है। सो व्हेन AD is less than AS, then C plus I curve lies below 45 degree line. It means that consumers and firms together would be buying less goods than firms are willing to produce. As a result, the plan inventory would rise, ठीक है। जो आपका AD is less than AS अगर हम बोल रहे हैं तो जो आपका AD कर्व है दैट इज C plus I कर्व है वो 45 डिग्री लाइन के बिलो जो है स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर और फर्म्स जो है वो साथ में मिलकर कम गुड्स बाय कर रहे हैं जितना कि फर्म्स ने एक्सपेक्ट किया था कि वो बाय करेंगे, ठीक है। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फर्म्स प्लान टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट until the economy is back at output level where AD becomes equal to AS and there is no further tendency to change, ठीक है। तो ये जो unwanted increase in inventory है इसको क्लियर करने के लिए जो फर्म्स है वो क्या प्लान करेंगी, डिक्रीज इन दी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कम कर देगी, आउटपुट कम कर देगी। अब कम आउटपुट क्योंकि कम करना है इसलिए अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, और वो तब तक कम करेगी जब तक वापस एडी किसके इक्वल ना आ जाए, एएस के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तो एडी इज लेस देन एएस जब होता है तो ये पर्टिकुलर जो चेंजेस है वो किए जाते हैं इकोनॉमी में।
ओके, तो आई थिंक कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें बताना है। इसके पहले क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े वो हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट पे पढ़ लिए, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे पढ़ लिए। अब जो है हम अंडर एम्प्लॉयमेंट पे जो है इन क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। अब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, ठीक है। जो रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है, फिर भी जो एडी है वो किसके इक्वल बनता है, एएस के इक्वल बनता है। इट अकर्स प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये कब अकर करता है स्टूडेंट्स, ये कब अकर होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के पहले, ठीक है। आपका जो एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा उसके पहले ही ये चीज हो जाएगी। अगर इसे हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाएं तो कुछ ये हमारा डायग्राम होगा, इसमें हमने लिया है अपना एएस, ये हमारा एडी, ठीक है। ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एडी बनेगा, और आपको जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला एडी चाहिए तो वो इसके नीचे कहीं पर आने वाला है। ओके, ये शो करता हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये वाला है, तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अभी तो आप हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड भी नहीं है, तो वो एडी जो है वो आपका इस फुल एम्प्लॉयमेंट वाले से नीचे ही आने वाला है। दैट इज AD1 जो है एक्चुअल वाला वो ये होगा। तो आपका जो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा हो गया, ये F वाला हो गया है। ओके, तो मतलब कि जो हमारी डेफिनेशन होती है उसमें बस यही चेंज होता है कि यहाँ पर जो है हमने लिखा है नॉट फुली एम्प्लॉयड, अगर ये फुली एम्प्लॉयड होता तो हम यहाँ पर लिखते हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और अगर ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाले की बात करते तो हम बोलते हैं बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है इन तीनों में। जो लास्ट वाला जो हमारा एक कुछ टर्म्स होते हैं वो हमें चेंज करने होते हैं, बाकी जो है आपकी पूरी इक्विलिब्रियम वाली आपको सिचुएशन लिखनी होती है कि AD इज इक्वल्स टू AS हम बता रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग यूजिंग अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। फिर से वही चीज है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। अभी इसके पहले 2-3 क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, बस यहाँ पर जो है हमें एक कुछ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो गया, मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम, ठीक है। मल्टीप्लायर क्या एक्सप्रेस करता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है इन्वेस्टमेंट में और उसकी वजह से जो एग्रीगेट इनकम है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, ये काम है मल्टीप्लायर का। ये मल्टीप्लायर बताता है कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की वजह से इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। Multiplier, that is K, is the ratio of increase in national income, that is change in Y, due to increase in investment, that is change in I, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ हम ऐसे बता सकते हैं, K is equals to change in income डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये तो मतलब हो गया किसका, ये मतलब हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मतलब था वो हमने बता दिया। अब इसे हमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ में बताना है। तो देखो हमने क्या अज्यूम किया है, हमने ये अज्यूम किया, या फिर इसे ऐसे आप लिख सकते हो, लेट चेंज इन वाई दैट इज चेंज इन इनकम बी 50 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट बी 10। तो फिर अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i होता है, दैट इज k 50 डिवाइडेड बाय 10 जो कि हो गया 5। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आई 5, जो कि हमें बता रहा है कि जो आपका इनिशियल इंक्रीमेंट है किसमें, इन्वेस्टमेंट में, उसकी वजह से जो आपकी इनकम है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो इस चीज को हम प्रॉपरली बता सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज है 10 का है, ठीक है। इसमें इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 50, जो कि क्या हुआ, इंक्रीज इन योर इनकम, ठीक है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है, इनकम बन रही है उतनी, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस द वर्किंग ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इन फॉलोइंग सिचुएशंस में, वो मतलब कि आप क्या एडजस्टमेंट करोगे, कैसे एडजस्टमेंट करोगे, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, दैट मीन्स एडी इज मोर देन एएस वाली सिचुएशन है, तो फिर एडजस्टमेंट क्या होगा, एकदम सिंपल, हमें पता है क्या होने वाला है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करो, सप्लाई बढ़ा दो। फर्म्स जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा देगी, अपना प्रोडक्शन उस पॉइंट तक बढ़ाएगी जब तक वो डिमांड के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाला है, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट आर लेस देन एक्सेंट सेविंग, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इज लेस देन क्या है, सेविंग है। सेविंग ज्यादा है, राइट, सेविंग क्या है, ज्यादा है, मतलब कि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं, ठीक है। सेव ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एडी हो गया आपका क्या, कम, किससे, एएस से, ठीक है। तो जब लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो आपकी सप्लाई है वो ज्यादा चल रही है, तो उस सप्लाई को रोकने के लिए फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स अपना जो प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट है वो रोक देगी, ठीक है। फर्म्स अपना प्रोडक्शन कम कर देगी, तो उसकी वजह से सप्लाई भी कम हो जाएगी और वो फिर से किसके इक्वल आ जाएंगे, आपके एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएंगे, मतलब कि जो आपका एडी और एएस है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वापस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस जो है ये हमें बताना है। फर्स्ट वाली हम लोग ले लेते हैं कि एडी इज ग्रेटर देन एएस वाली सिचुएशन, तो इसमें हमें पता है क्या करेंगे, हम सप्लाई को कम, सप्लाई को ज्यादा करेंगे, ठीक है, बिकॉज एडी इज ग्रेटर है, तो अब जो है हमें सप्लाई बढ़ानी होगी। सो व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग दैट इज एडी इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट एएस, देन सी प्लस आई कर्व लाइज अबव द 45 degree line. It means the consumers and firms together would be buying more goods than firms are willing to produce. As a result, the planned inventory would fall below the desired level and now the firms will start producing more so that the AS becomes equal to AD, ठीक है। तो इतनी चीजें, ये जो मैंने लास्ट वाला टर्म बोला है, लाइन बोली है, ये इसमें आपको और ऐड कर लेना है। मैं आप फिर से इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आई एम अज्यूमिंग कि मैंने जो पहले पढ़ा है वो आप लोगों ने समझ ही लिया है। इसी लेक्चर में ये चीजें मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर है ही वो सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं व्हेन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, जब इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस देन सेविंग है। सो दिस मीन्स दैट सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स दैट households are not consuming as much as firms are expected them to, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, यही वाली तो सिचुएशन हुई है, राइट, कि सेविंग जो है वो हो गई आपकी ज्यादा और इन्वेस्टमेंट हो गया आपका कम। सेविंग ज्यादा हो गई है, मतलब कि अब कंजम्पशन क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या हो गया कि हाउस होल्ड जो है वो उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना फर्म्स ने उनसे एक्सपेक्ट किया था, मतलब कि बढ़ गई है सप्लाई और डिमांड हो गई है कम। एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री राइजेस अबव द डिजायर्ड लेवल। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो इन्वेंट्री है वो राइज हो रही है, जो डिजायर्ड लेवल है उससे ज्यादा। फर्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, जो फर्म्स है वो प्लान करेंगी कि वो अपने प्रोडक्शन को रोक दे, वो अपने प्रोडक्शन को कम कर दे, जब तक जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो दोनों एक दूसरे के वापस इक्वल ना हो जाए तब तक, ओके। तो ये है क्या आपका दोनों में ही एडजस्टमेंट की, जब एडी ज्यादा है एएस से और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग से। आई होप सो कि ये दोनों ही एडजस्टमेंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड जो आपका क्वेश्चन था वो भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट दैट में टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन एक्सेंट सेविंग आर ग्रेटर देन एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। देखो अभी अभी तो पढ़कर आए, हमने क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, वही चीज तो यहाँ पर है कि सेविंग आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, तो आंसर आपका एज इट इज सेम ही रहने वाला है। सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब कि लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, ओके, कंज्यूम कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया है, देखो मैं अगर कंज्यूम कम कर रहे हैं इसका मतलब हो गया एडी कम है। देखो इसे अगर नहीं समझ में आया ना थोड़ा, तो इस वे में लिया करो, इन्वेस्टमेंट कौन से एग्रीगेट में आता है, एडी में आता है, ये एडी ले लिया। सेविंग कौन से एग्रीगेट में आती है, एएस एग्रीगेट में आती है, ये एएस ले लिया।
AD हो गया कम किससे, AS से। ये चीज है सिंपल सिंपल। तो जब इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग्स है, तो अब क्या किया जाएगा, ये जो फर्म्स है ये अपना प्रोडक्शन रोक देंगी, बिकॉज अब लोग उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपना प्रोडक्शन रोकेगी ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, उनका आउटपुट कम हो जाए, और फिर ये जो है वापस एक दूसरे के इक्वल बन जाए, ठीक है। तो इस वे से ले लिया करो कि ये जो है I आता है आपका AD में, S आता है आपका AS में, और फिर जो अपने साइंस हैं वो एज इट इज यूज कर लो, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप जो एक सही आंसर लिखकर आ जाओगे, ठीक है। तो अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाया है, एक बार फिर से बस इसे आप लोग रीड कर लें, मतलब मैं रीड कर देती हूँ, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है। अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा इस वीडियो को रिवाइंड करो, इसके पहले ही क्वेश्चन में मैंने ये आप लोगों को समझाया, ठीक है। सो इफ सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स दैट हाउसहोल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री राइजेस अबव दी डिजायर्ड लेवल, ठीक है। इन्वेंट्री जो है वो डिजायर्ड लेवल से ज्यादा बढ़ गई है। फर्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, फर्म्स जो है वो प्लान करेगी कि वो प्रोडक्शन कम कर दे जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आ जाए तब तक। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब हमें जो है किसके बीच का रिलेशनशिप बताना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। MPS और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो रिलेशनशिप है वो हमें एक्सप्लेन करना है यूजिंग हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल। जो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को लेकर हमें जो है समझाना है कि इसके बीच का क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स MPS और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हमेशा याद रखना, MPC और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और MPS और मल्टीप्लायर का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर MPS ज्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है, और अगर MPS की वैल्यू कम है तो मल्टीप्लायर ज्यादा होता है, ठीक है। ये होता है आपका MPS और मल्टीप्लायर के बीच का रिलेशनशिप। इसे अभी हम जो है एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ लेंगे, इस चीज को प्रूव कर देंगे कि इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हायर द MPS, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। K is equals to 1 divided by MPS, ये इसका होता है फॉर्मूला। ओके, अब इसमें हम क्या ले ले, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैंने दो चीजें ली है, एक बार मैंने बताया कि MPS आपका ज्यादा और एक बार मैंने बताया कि आपका MPS क्या है, कम है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला ले लें, लेट MPS बी 0.9, ठीक है। अब MPS 0.9 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी इनकम है उसका 90% आप सेव कर रहे हो, इट मीन्स सेविंग आपकी ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपका जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है। तो हमने लिया 1 डिवाइडेड बाय 0.9, इसको जब हमने डिवाइड किया स्टूडेंट्स तो आपकी K की वैल्यू क्या आ गई है, 1.1। दैट मीन्स कि कितने टाइम्स आपकी इनकम बढ़ेगी, सिर्फ 1 टाइम, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बढ़ रही है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं लेट MPS बी 0.1, ठीक है। अब MPS क्या है, 0.1 है, मतलब कि आप जो हो, आपकी पूरी इनकम अगर 100% से बढ़ रही है तो उसका सिर्फ जो है 10% आप सेव कर रहे हो, बाकी का 90% आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो ये जो 0.1 है ये बता रहा है कि आप एक स्मॉल प्रपोर्शन जो है वो सेव कर रहे हो। तो अब ऐसे केस में हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, K इज इक्वल्स टू 1 बाय MPS होता है, ये हमें पता है। तो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.1, इसे हम डिवाइड करें तो K की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। मतलब कि अब जो है आपकी जो इनकम है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो देखो समझ में आया ना, यहां पर MPS की वैल्यू कम थी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा थी, इधर MPS की वैल्यू ज्यादा थी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम थी। मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप हमें क्लियरली समझ में आ गया है यहाँ पर कि अगर MPS की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होने वाली है, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल और अच्छे से क्लियर हो गया है MPS और मल्टीप्लायर का जो रिलेशनशिप है वो। ओके,
तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। और ये जो हमारे सारे ही क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, ये जो सारे ही हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ एक जो छोटी सी चीज हमें सीखने है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोगों को करना है गूगल ओपन और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको इसे स्क्रॉल करना है स्टूडेंट्स, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज वाला सेक्शन, उसके अंदर आपके पास में जो डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे दिखेंगे। ओके, मतलब कि उसके ऑप्शन मिलेंगे लाइक NTSC क्लास 12 से लेकर क्लास 1 तक, किंडरगार्टन, वन शॉट रिवीजन, टर्म 1 एग्जाम, NCERT एग्जाम प्लस एंड एक्स्ट्रा लर्निंग्स, ये सब कुछ जो है ये आप लोगों को मिलने वाला है। अब इसमें से आपको जो पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि हमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स चाहिए तो हम क्लास 12 पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने से जो उसके अंदर की अवेलेबल प्लेलिस्ट है वो सारी ही आपको विजिबल हो जाएंगी। यहाँ पर तो आपको कुछ 8 ही प्लेलिस्ट मिल रही है, लेकिन जब आप आपकी वेबसाइट पर देखोगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ 8 ही शो कर पा रही हूँ आपको, अदरवाइज है उसमें बहुत सारी, सारे सब्जेक्ट की, सारे स्ट्रीम की अलग अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स में टोटल 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है, 2 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो दो मैंने बोला ये किस लिए, एक प्लेलिस्ट आपकी एनसीईआरटी बुक की और एक प्लेलिस्ट आपकी संदीप गर्ग की है, ठीक है। दोनों ही बुक्स में मैक्रो इकोनॉमिक में एक संदीप गर्ग और एक एनसीईआरटी, एंड सेम गोज टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक संदीप गर्ग और एक एनसीईआरटी, ठीक है। तो इस वे में जो है आपकी 4 प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है। आपकी जो सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारे वीडियोस है वो सिस्टमैटिकली सेपरेटेड है एक दूसरे से, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इफ आपको संदीप गर्ग पढ़ना है तो आप उस प्लेलिस्ट पर चले जाओगे, इफ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप उस प्लेलिस्ट पर चले जाओगे, ठीक है। और ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाइड रहता है, लिखा हुआ है, दैट इज क्लास 12 इकोनॉमिक्स, बुक लिखी है मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग। तो हमें क्लियर हो गया कि इस वाली प्लेलिस्ट में हमें मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग मिलने वाली है। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट संदीप गर्ग, तो उसे देखकर हमें क्लियर हो गया कि उसमें अगर हमने क्लिक किया तो हमें क्या मिलेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संदीप गर्ग मिलेगी। और जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको एनसीईआरटी वाली भी प्लेलिस्ट जो है वो विजिबल हो जाएगी, उसमें लिखा होगा बुक मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी, ठीक है। तो इस वे में जो है आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होने वाले हो कि आपके कौन से वीडियो आपको किस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिलेंगे। नाउ हमें मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये वॉच नाउ पर क्लिक करना। इस वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर जो आपके सारे चैप्टर्स है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और इनके अंदर जो टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका फुल चैप्टर रिवीजन हमें पढ़ना है, तो हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर जितने भी अवेलेबल लेक्चर्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। वहां पर आपको दिखेगा फुल चैप्टर रिवीजन और वॉच नाउ का ऑप्शन, उस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना तो जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले, ठीक है। अब अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर देना। इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है, कुछ और देखना है, तो यहाँ से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।